इंशाल्लाह। तो आई होप कि सेक्शन बी के स्टूडेंट भी आ गए होंगे, और मैं अब आप सबको नोट्स की तरफ लेकर चलता हूँ। बल्कि नोट्स की तरफ ले जाने से पहले मैं आप लोगों को वर्ड की तरफ लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि केस नंबर 4 मैं आप लोगों को वर्ड पर एक्सप्लेन करूंगा। और सेक्शन बी के स्टूडेंट जो थे उनका तो बाकी ही केस नंबर 4 था। तो केस नंबर 4 की तरफ आते हैं। देखिए केस नंबर 4, आप सबको ये वर्ड फाइल में इतना अच्छा सा लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। देखिए केस नंबर 4 क्या है, ये जो है ना मिक्सचर है पिछले 3 केसेस का। देखिए केस नंबर 4 में आपका क्या होता है कि जो राइट हैंड साइड होता है ना, वो इसके इक्वल होता है, ए के इंटू जी ऑफ के इक्वल होता है। ए के तो देखिए वही आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एंड व्हाट इज जी के? जी के ये एनी फंक्शन ऑफ के है, यानी ये जी के क्या हो सकता है, ये ए के भी हो सकता है, यानी ये एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है, ये ऑसिलेटिंग भी हो सकता है, ये पॉलिनोमियल भी हो सकता है। यानी जी ऑफ के ए के भी हो सकता है, साइन को साइन भी हो सकता है, या पॉलिनोमियल इन के भी हो सकता है। तो ये मिक्सचर ऑफ 3 फंक्शन कुछ भी हो सकता है, और ये ए के तो वही एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। आपने इस केस नंबर 4 में करना क्या है, एक्चुअली केस नंबर 4 ये इटसेल्फ कोई केस नहीं है, बल्कि ये पिछले तीनों किसी एक केस में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए मैंने आखिरी में क्या लिखा हुआ इसमें, इसमें मैंने यही लिखा है ना कि एट द एंड ये वाला जो केस है आपका, ये केस किसमें, एंड देन सॉल्व एन इन केस नंबर 1 और केस 2 और केस नंबर 3। तो देखिए ये जो केस नंबर 4 है ये केस नंबर 1, 2 और 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। जस्ट आपको क्या अप्लाई करना होगा, मल्टीपल थ्योरम। मल्टीपल थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये केस नंबर 1, 2 और 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि मैं बस आपको इसमें ये बता दूं व्हाट इज मल्टीपल थ्योरम, जो कि बहुत इजी है, और बाकी फिर बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर तो ये केस 1, केस 2, केस 3 में सोल्व हो जाएगा। तो आप खुद ही सोल्व कर लेंगे, क्योंकि केस 1, केस 2, केस 3 तो मैं आपको बता चुका हूँ। मगर चले हम फिर भी एक एग्जाम्पल करेंगे। देखिए आपने करना क्या है, और इन सब चीजों का मैं विदाउट प्रूफ ही बता रहा हूँ, क्योंकि इन सब चीजों का प्रूफ होता है, और जाहिर बात है हमारे पास प्रूफ का टाइम नहीं है। तो देखिए आपने क्या करना होता है कि केस नंबर 4 में ये मेरे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करने का जनरल फार्मूला है। एफ ऑफ के मगर किसके इक्वल है, ए के इंटू जी ऑफ के। मैंने एफ ऑफ के की जगह ए के इंटू जी ऑफ के लिख दिया। इसके बाद देखें इस थ्योरम का नाम मुझे बुक में मल्टीपल थ्योरम मिला नहीं है, मगर क्योंकि हम कोई 100 थ्योरम तो स्टडी करने वाले नहीं है कि सबके थ्योरम का नेम देना मुश्किल हो, क्योंकि हमने एक ही थ्योरम स्टडी कर रहे हैं। तो मैंने अपने पास से इसका नाम मल्टीपल थ्योरम कह दिया है। जाहिर बात है एक टीचर का मतलब एक न्यू थिंकिंग जनरेट करवानी होती है, तो पहले टीचर को खुद क्रिएटिव होना चाहिए कि वो चीजें क्रिएट कर सके। अगर बुक्स में कोई नाम नहीं मिल रहा तो मैं खुद अपने तौर पे एक नाम दे सकता हूं, ताकि इन ऑर्डर टू रिमूव कंफ्यूजन, कि आप सबको बहुत आसान लगे और उसका नेम भी ऐसा हो जो नेचुरल नेम लगे। तो पहले मैं इसको शिफ्ट थ्योरम कहता था, जो कि रॉन्ग था, क्योंकि शिफ्ट थ्योरम, शिफ्ट से तो जहन में आता है कोई चीज ट्रांसलेट हो रही है, मगर एक्चुअली यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, अभी आप देखिएगा। तो इसलिए मैंने अब इसका नाम फर्स्ट टाइम जो है वो चेंज कर दिया है। मैंने सोचा है कि मल्टीपल थ्योरम कहना ज्यादा बेस्ट है। तो देखिए इसके बाद आप जो है ना मल्टीपल थ्योरम यूज करेंगे, और जाहिर बात है मेरे इस आइडिया से आपको एग्री होना जरूरी नहीं है। टीचर वही होता है जो सबसे पहले जो क्रिएटिविटी है या जो एक नई थिंकिंग है वो जनरेट अपने, यानी कि अपने आप से वो बगावत करना सिखाए, कि आप सबसे पहले तो मेरे आइडियाज को ही यानी कि रॉन्ग प्रूफ करें, या कहें कि मैं इनसे ज्यादा इनको मॉडिफाई कर सकता हूँ। ये टीचर का काम होना चाहिए कि अपने ये कोई कि टीचर अपने ही आपको एब्सोल्यूट वे में पेश करे, कि यानी कि जो मैं कह रहा हूँ या जो मेरी थिंकिंग है या मैं चीजों को इस तरह से देखता हूँ ये बेस्ट है। तो वो पहले अपने ही थिंकिंग को निगेट करवाए, नेगेटिव करवाए। तो बहरहाल मैं यहाँ मल्टीपल थ्योरम कह रहा हूँ, जरूरी नहीं आप इसको मल्टीपल थ्योरम कहें, आपने जो भी कहना है वो कहें, बस आपने ये याद रखना है। देखें ये है, आप सब नोट करेंगे, केस नंबर 4 जो है ना, एक्चुअली इसमें 2 फंक्शन है। देखें एक के है और दूसरा क्या है, जी ऑफ के। तो आपने इस ऑपरेटर एक्सप्रेशन को पहले ए के पर अप्लाई करना है, फिर जी ऑफ के पर अप्लाई करना है। तो देखिए जब आप, क्योंकि जब तक ए के पर अप्लाई करने का मतलब क्या है कि मैं उसको फिर यहाँ 1 की जगह लिख सकूंगा या इससे आउटसाइड लिख सकूंगा। तो देखिए जब आप ए के पर अप्लाई करेंगे ना, इसके लिए मल्टीपल थ्योरम यूज करेंगे, और मल्टीपल थ्योरम आपसे क्या कहता है कि आप क्या करें, ई को ए से रिप्लेस कर दें। तो देखें जब आप ई को ए से रिप्लेस करेंगे ना, तो देखें यहाँ पर आप आ जाएं, तो ई को आप ए से रिप्लेस कर दें, इसका मतलब ये होगा कि आपने ए के पर अप्लाई कर दिया है। जब ए के पर अप्लाई कर दिया तो आप उसको यहाँ लिख सकते हैं। तो देखें मैंने ए के यहाँ लिख दिया, और ये फाई ऑफ ई में ई को आप जो है ए ऑफ ई से रिप्लेस कर दें, तो ये आपका ए ऑफ ई हो गया। अब जब, तो ये मल्टीपल थ्योरम है। तो देखिए आपने मल्टीपल थ्योरम आपसे क्या कहता है, जस्ट ई को किससे मल्टीप्लाई कर दें, यानी ए से। तो आपने, या इन अदर वर्ड ई को किससे रिप्लेस कर दें, ए ऑफ ई से रिप्लेस कर दें। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपने ए के पर 1/5 ऑफ ई अप्लाई कर दिया, इसलिए देखें मैंने ए को, के को फिर आउटसाइड कर दिया है। अब जब मैंने आउटसाइड कर दिया तो मुझे ये बताएं ये अब क्या चीज है, इस चीज को देखें। मुझे आप सब ये बताएं आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन असल में किसके इक्वल होता है,
1/5 ऑफ ई एफ ऑफ के होता है। तो बताएं 1/5 ऑफ ई यानी कि मैं फाइव ऑफ ई लिखूं या फाइव ऑफ ए ऑफ ई लिखूं, इसमें कुछ फर्क है? बस यहाँ पर ई का कोफिशिएंट 1 था, यहाँ पर ई का कोफिशिएंट कितना है? ए है। एक्चुअली आप सब नोट करें, पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करने का मेथड क्या होता है, या पर्टिकुलर सोल्यूशन की डेफिनेशन, वन ऑफ द डेफिनेशन ये भी है कि इंडिपेंडेंट ऑफ ऑपरेटर ऑपरेटर होना होता है। देखिए इससे पहले तीनों केसेस को आप इमेजिन करें, आपने जितने भी पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड किए, क्या आखिरी में उस पर्टिकुलर सोल्यूशन में कहीं ई इन्वॉल्व था? कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं था। जिसका मतलब क्या है कि पर्टिकुलर सोल्यूशन की अनदर डेफिनेशन क्या है कि वो एक ऐसा सोल्यूशन होगा जो इंडिपेंडेंट ऑफ ऑपरेटर होगा। तो जब आपने ई को ए ऑफ ई से रिप्लेस कर दिया तो अभी भी तो इसमें ऑपरेटर इन्वॉल्व है, इसका मतलब है आपने अभी पर्टिकुलर सोल्यूशन को ही फाइंड किया है। तो इसलिए याद रखिएगा फाइव ऑफ ई के लिए या फाइव ऑफ ए ऑफ ई के लिए तो सेम ऑपरेटर ही है तकरीबन। और अब ये बताइए जी ऑफ के लिखा या एफ ऑफ के लिखे, इट डजंट मैटर कि एफ ऑफ के का मतलब भी तो फंक्शन ही है, जी ऑफ के का मतलब भी फंक्शन ही है। तो एफ ऑफ के अगर क्या हो, ए के हो, तो केस 1 हो जाता है, अगर कोसाइन और साइन हो तो ये केस 2 हो जाता है, और अगर पोलिनोमियल हो तो केस 3 हो जाता है। बिल्कुल सेम यहाँ पर भी यही होगा कि अगर आपका ये जी ऑफ के ए के होगा तो केस 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर साइन को साइन होगा तो केस 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर पोलिनोमियल होगा तो पोलिनोमियल केस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बस इतना सा है। तो देखें यानी कि केस नंबर 4 क्या है, बस आपने ये मल्टीपल थ्योरम यूज करना है। मल्टीपल थ्योरम आपसे क्या कहता है कि आप पहले ई को किससे रिप्लेस कर देंगे, ए ऑफ ई से रिप्लेस कर दें, और अब आप ए के को आउटसाइड लिख सकते हैं। फिर आपने बस इस चीज को देखना है कि ये क्या है। तो ये यकीनन केस 1 बनेगा अगर जी ऑफ के ए के होगा, अगर ये साइन को साइन होगा तो ये केस नंबर 2 हो जाएगा, और अगर ये पोलिनोमियल इनके होगा तो ये केस नंबर 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास केस नंबर 4 है। अब हम जो है नोट्स की तरफ चलते हैं और इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब हम नोट्स की तरफ आते हैं। ये आप देख रहे हैं, यही नोट्स में मैंने यही वाली सब चीजें कही हुई हैं। देखिए मैंने पहले लिखा हुआ भी है रेड कलर में कि पहले मैं इसको शिफ्ट थ्योरम कहता था, मगर ये नेचुरल वर्ड नहीं है, क्योंकि शिफ्ट से तो ऐसा लगता है ना कि कोई चीज शिफ्ट हो रही है। अगर ई प्लस ए हो रहा होता तो फिर हम शिफ्ट कहते हैं, इसलिए मैंने इसको मल्टीपल थ्योरम अब कह दिया है कि ए के पर अप्लाई करने का मतलब ये है कि ई को ए से आप रिप्लेस कर देंगे। अच्छा, अब आप आ जाए एग्जाम्पल नंबर 1 पे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में इसमें क्या है, क्या लिखा है राइट हैंड साइड पे, 2k इंटू के माइनस 1। देखें ये रेड कलर में ज्यादा क्लियर है, 2k इंटू के माइनस 1। तो आप समझ जाएं कि ये 2k आ रहा है और ये दिस इज जी ऑफ के, तो ये ए के है, यानी ये ए के है और ये जी ऑफ के है। तो आप सब समझ गए हैं कि ये केस नंबर, यानी पहले तो ये केस नंबर 4 है क्योंकि इसमें 2k और के माइनस 1 है, मगर केस नंबर 4 पर जब मल्टीपल थ्योरम आप अप्लाई कर लेंगे उसके बाद ये कौन सा केस बनेगा, आप समझ गए, क्योंकि जी ऑफ के पॉलिनोमियल है तो ये थर्ड केस बनेगा। तो हमने इसको फिर थर्ड केस से सॉल्व करना होगा। भारत पहले मैंने क्या किया, इसकी ऑपरेटर फॉर्म लिखी। तो देखें मैं इसको समझ गया हूँ कि ये केस नंबर 4 है, फिर मैंने इसको सोल्व किया। इसकी ऑपरेटर फॉर्म क्या आएगी, ई स्क्वायर माइनस 7e माइनस 8 वाई के, और फिर ये लिखा। फिर मैंने इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड कर लिए, इसके रूट्स फाइंड कर लिए, 8 और -1 आए, डिस्टिंक्ट एंड रियल आए। तो सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, होमोजीनियस सोल्यूशन क्या आएगा, C1 8 के C2 -1 की पावर के। तो दिस इज आवर होमोजीनियस सोल्यूशन। फिर पर्टिकुलर सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, y के p 1/5 ऑफ e f ऑफ k, ये मैंने लिखा है। एंड व्हाट इज 5 ऑफ e, दिस इज 5 ऑफ e, ये आपको रेड कलर से नजर आ रहा है, ये 5 ऑफ e है, मैंने 5 ऑफ e की वैल्यू लिख दी। एंड f ऑफ k क्या है, ये आपका राइट हैंड साइड में f ऑफ k है, और f ऑफ k है। अब उसके बाद मैं मल्टीपल थ्योरम यूज करूंगा। तो मल्टीपल थ्योरम आपसे क्या कहता है कि e को किससे रिप्लेस करना है, a ऑफ e से। एंड व्हाट इज a हमारा 2 है, तो मैंने e को किससे रिप्लेस कर दिया, देखें 2e से। और इस 2k को अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ। अब इस 2k को मैंने यहाँ पर लिख दिया और e को 2 ऑफ e से मैंने रिप्लेस कर दिया, ये मेरे पास रिजल्ट आ गया। तो अब आप इस 2k को तो भूल जाएं क्योंकि 2k तो आउटसाइड ऑफ द ऑपरेटर हो गया, इसकी प्रॉब्लम तो सोल्व हो गई है। अब मुझे इसको सोल्व करना है। अब जब मैं इस प्रॉब्लम को देखता हूं तो आप समझ गए ये केस नंबर 3 बन गया है। क्यों केस 3 है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है। बिल्कुल इस तरह से फर्ज करें अगर यहाँ पे 3k लिखा होता तो आप समझ जाते ये केस 1 में कन्वर्ट हो गया। अगर यहाँ पे कोसाइन के या साइन के लिखा होता आप समझ गए थे ये केस 2 में कन्वर्ट हो गया। और अगर यहाँ पे के -1 लिखा है तो आप समझ गए कि ये केस 3 में कन्वर्ट हो गया। तो केस 3 को कैसे सॉल्व करते हैं कि पहला स्टेप क्या होता है, ई को 1 प्लस डेल्टा से रिप्लेस करते हैं। मैंने रिप्लेस कर दिया, आप ये देख रहे हैं, और रिप्लेस करके इनको सिंप्लीफाई कर लिया, ये मैंने सिंप्लीफाई कर लिया। फिर क्या होता है, फिर यहाँ पर जो भी कांस्टेंट होता है उसको उसके साइन के साथ कॉमन कंसीडर करते हैं। मैंने -1/18 साइन के साथ कॉमन कंसीडर कर लिया और -1/18 इससे डिवाइड हो गया और इसकी जगह मेरे पास 1 आ गया। तो आप देख रहे हैं 1 माइनस और दिस ओवर ये 18 आ गया। और ये बताएं आपने फर्दर क्या करना होता है कि इस ऑर्डिनरी पॉलिनोमियल को फैक्टोरियल पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना होता है। बट व्हाट इज दिस,
ये फैक्टोरियल पॉलिनोमियल K2 है, क्योंकि K2 किसके इक्वल होता है, K -1, तो ये मैंने K2 लिख दिया, यहाँ पे K2 लिख दिया। फिर इसको आप क्या करते हैं, इसका आप इनवर्स की फॉर्म में लिखते हैं, मैंने इसको इनवर्स की फॉर्म में लिख दिया। मगर याद रहे ये 2 से कैंसिल हो गया, तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 9 हो गया, तो ये वाला रिजल्ट हो गया। यहाँ पर भी देखिए इन दोनों को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये 2 की पावर K-1 बना, और ये जब 2 से डिवाइड होगा तो मेरे पास कितना आएगा, 9 आएगा, तो ये 9 आ गया। अब ये क्या है, 1 - x का फार्मूला बनाए। 1 - x के फार्मूले में ऑल टर्म्स पॉजिटिव होती है। फार्मूला क्या बनता है, 1 + x + x² + x3 एंड सो ऑन। और ये K2 यानी फैक्टोरियल पॉलिनोमियल एज इट इज लिखा। आप सब समझ गए कि K2 आपको ये बता रहा है कि मुझे इस इनफाइनाइट सीरीज ऑफ डेल्टा में डेल्टा की मैक्सिमम पावर 2 तक मुझे कंसिडर करना है। तो मैंने वही किया, 1 एज इट इज लिखा, इसका एलसीएम ब्रेक कर लिया, क्योंकि यहाँ डेल्टा स्क्वायर और डेल्टा 1 है, ये एलसीएम ब्रेक कर लिया। यहाँ पर a - b होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा, तो a² वाली टर्म नहीं आएगी क्योंकि डेल्टा की पावर 4 होगा, 2ab वाली टर्म नहीं आएगी क्योंकि उसमें डेल्टा की पावर 3 आएगी, और आपके पास जो b² आएगा वो क्या आएगा, देखें पहले आप इसको डिवाइड कर लें, 3 और 9 को डिवाइड करेंगे क्या बनेगा, डेल्टा/3, और जब डेल्टा/3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा²/9, तो इसका b² क्या बनेगा, डेल्टा²/9। फाइनली वही इस डेल्टा² का मैंने सम कर लिया। अब हम क्या करेंगे, और मैंने लिख दिया यहाँ इग्नोरिंग डेल्टा3 एंड हायर पावर ऑफ डेल्टा वी गेट, तो ये मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। अब मैं K2 को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब डेल्टा को K2 पर अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2K1, सही है, वही n(Kn-1) वाला फार्मूला, और डेल्टा² K2 कितना आएगा, दोनों की पावर सेम है, तो पावर का फैक्टोरियल आ जाएगा मेरे पास। फाइनली मैं अब इनके फैक्टोरियल पॉलिनोमियल को ऑर्डिनरी में कन्वर्ट करूंगा। K2 किसके इक्वल होता है, K-1 या K² - K के इक्वल होता है, K1 किसके इक्वल होता है, K के, और फिर मैंने इन सब का सम कर लिया, ये मुझे पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल गया। अब जब ये पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल गया तो जनरल सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, होमोजीनियस सोल्यूशन प्लस पर्टिकुलर सोल्यूशन। ये मैंने होमोजीनियस और पर्टिकुलर सोल्यूशन का सम लिख दिया है, तो आप देख रहे हैं मेरे पास ये आंसर आ गया है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, जो कि होमवर्क है, आप सब समझ गए कि इस ए पार्ट को देखते ही आप समझ गए कि ये केस नंबर 4 है, और केस नंबर 4 में भी ये फिर केस 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका जी ऑफ के एक पॉलिनोमियल है, ये वाला भी जो है ये भी एक पॉलिनोमियल है, तो इसका मतलब है ये भी पहले केस 4 होगा, फिर वो केस 4 से केस 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये एग्जाम्पल 2 ये भी आप सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, तो ये इस तरह से सेकंड पार्ट जो है इसकी सब हमने यानी कि थ्योरी और एग्जाम्पल सब कंप्लीट कर लिए, मगर कुछ एग्जाम्पल और हैं, जरा वो यहाँ पर लिखे मैं, ये मैं क्लासेस में पहले डिस्कस नहीं करता था, मगर क्योंकि मल्टीमीडिया है और ऑनलाइन है तो हमारे पास टाइम है तो डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, और अभी हमारे पास टाइम भी है, तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 4, आपको ये वाली एग्जाम्पल सॉल्व करनी है। अब ये क्या है, इसमें तो 3 फंक्शन आ रहे हैं और सम हो रहे हैं, तो आप सब समझ गए हैं कि ये असल में 3 का सम है ना, तो ये यानी कि ये अलग अलग आपने पर्टिकुलर कैलकुलेट कर रहे होंगे। 2K का अलग पर्टिकुलर सोल्यूशन कैलकुलेट करेंगे, 3 का अलग, पाई का अलग। तो मुझे बताएं 2K कौन सा केस बनेगा, समझ गए, केस नंबर 1। 3K कौन सा बनेगा, केस नंबर 1, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल केस है। और ये पाई क्या बनेगा, पाई का मतलब पाई तो एक नंबर है ना, ये कौन सा केस बनेगा, तो ये भी केस 1 बनेगा। क्यों केस 1 बनेगा बताएं, अगर जब यहाँ पाई के है तो मैं यहाँ 1 की पावर k लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। 1 की पावर k का मतलब क्या होता है, क्योंकि इससे पहले वाली ऑल एग्जाम्पल में हमने 1K की जगह क्या लिखा था, 1 लिखा था, तो इसका मतलब ये यहाँ पर 1K लिखा है, तो 1K का क्या चीज है, 1K एक्सपोनेंशियल केस है, a⁻⁴ तो इसलिए पाई लिखा हो या 5 लिखा हो या -2 लिखा हो, -3 लिखा हो, तो ये 1 की पावर k का केस यानी एक्सपोनेंशियल केस बनेगा। बहरहाल देखें, सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, पहले इसकी ऑपरेटर फॉर्म लिखी, तो इसकी ऑपरेटर फॉर्म क्या बनेगी, e² -4e + 4yk, और ये मेरे पास मैंने एज इट इज लिखा है। फिर इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई, इसके रूट्स आ गए, 2 आ गए, रिपीट हो गए, तो कैसे लिखेंगे, C1 C2 के 2 पावर k, ये मैंने सोल्यूशन लिख दिया है। फिर मैंने पर्टिकुलर सोल्यूशन का ये जनरल फार्मूला आपके सामने लिखा है, व्हाट इज फाई ऑफ ई, ये ऊपर से मैंने लिख दिया है। f ऑफ k कितना है, ये 3 गिवन है। तो अब मैं क्या करूंगा, इनको मैंने डिवाइड कर दिया है। तो अच्छा, फिर e² - 4e को पहले मैंने कंप्लीट स्क्वायर के फार्मूले में क्लोज कर लिया, क्योंकि देखें ऊपर आप ये देख रहे हैं ना कि ये स्क्वायर के फार्मूले में क्लोज हो गया है, तो ये मैंने स्क्वायर के फार्मूले लिख दिया है। फिर मैंने एलसीएम ब्रेक कर दिया है, 2K ओवर दिस, 3K ओवर दिस, पाई ओवर दिस। तो बस अब आपने क्या करना है, इसको अलग सोल्व करें, इसको अलग सोल्व करें, इसको अलग सोल्व करें। तो ये केस नंबर 1 है, एक्चुअली तीनों ही केस नंबर 1 है। तो जब ये केस नंबर 1 होता है तो केस नंबर 1 में क्या करते हैं, ई को किससे रिप्लेस करते हैं, 2 से रिप्लेस करते हैं। तो क्योंकि ए हमारा यहाँ पर 2 है, तो मैं ई को किससे रिप्लेस करूंगा, 2 से। अगर जब 2 से रिप्लेस कर रहा हूँ तो 0 आ रहा है, इसका मतलब है ये फाई ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 वाला केस है।
तो जब फाई ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो वाला केस है तो मुझे देखना है ई माइनस टू यानी ई माइनस ए, क्योंकि ए की जगह टू है तो ई माइनस टू की पावर कितनी है, टू है, तो ये क्वाड्रेटिक केस है। तो जब क्वाड्रेटिक केस है तो मैं इसको क्वाड्रेटिक केस से सोल्व करूंगा। और व्हाट इज रिमेनिंग फैक्टर, रिमेनिंग फैक्टर इज वन, तो इसलिए मुझे वो उसकी भी आसानी है। तो अब देखें मैंने इसको क्वाड्रेटिक केस से कैसे लिखेंगे, के माइनस वन, टू फैक्टोरियल, टू की पावर के माइनस टू, और रिमेनिंग फैक्टर वन है तो मैंने वन लिख दिया। बस ये मेरा पहले का सोल्यूशन आ गया। दूसरे का क्या है, अब मेरे पास ए कितना है, थ्री, तो मैं ई को किससे रिप्लेस करूंगा, थ्री से। जब मैं थ्री से रिप्लेस करता हूं तो ये बन जाएगा थ्री माइनस टू, जिसका मतलब है वन है। और ये कौन सा केस बना है, केस नंबर वन में भी पहला केस, व्हेन फाई ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो होता है। तो जब फाई ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो होता है तो आप क्या करते हैं कि जस्ट ई को ए से रिप्लेस कर देते हैं, और ए कितना है हमारा, थ्री है, तो मैंने थ्री से रिप्लेस कर दिया, ये आ गया। इसी तरह से मुझे बताएं, जब यहाँ पाई लिखा है तो पाई लिखा है उसका मतलब क्या है, पाई इंटू वन के है। तो जब वन के है तो इस बार भी मैं क्या करूंगा, ई को किससे रिप्लेस करूंगा, वन से। तो जब वन से रिप्लेस कर रहे हैं तो ये भी फाई ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो वाला, नॉट इक्वल टू जीरो वाला केस बन रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर भी ई को किससे रिप्लेस कर दूंगा, वन से। तो मैंने वन से रिप्लेस कर दिया, वन माइनस के, और ये वन के मैंने समझाने के लिए लिख दिया। फिर इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, ये टू इस टू से कैंसिल हो जाएगा, तो ये टू की पावर थ्री बन जाएगा, और यहाँ पर थ्री माइनस टू का मतलब वन है, वन स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर भी वन माइनस टू का मतलब माइनस वन, और स्क्वायर का मतलब वन आएगा। तो फाइनली ये सोल्यूशन मेरे पास आ जाएगा। तो फाइनली जनरल सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, होमोजीनियस सोल्यूशन, पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो ये मेरे पास सोल्यूशन आ गया है। तो आप सब देखें, ये एग्जाम्पल बाहिर जरा से डिफिकल्ट लग रही थी, मगर ये भी इजी एग्जाम्पल है अगर आपने वो सब स्टडी कर लिया है। अच्छा, एक एग्जाम्पल मैंने ये वाली भी सॉल्व करी हुई है, जरा ये मैं आपको यहाँ पे बता दूं कौन सी एग्जाम्पल सॉल्व करी है मैंने। ये वाली एग्जाम्पल सॉल्व भी करी है, बी वाली। देखें आप इसका ये, क्योंकि इसका होमोजीनियस सोल्यूशन फाइंड करना तो बहुत आसान होता है ना, आप इसका होमोजीनियस सोल्यूशन फाइंड कर लेंगे। पर्टिकुलर सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे कि वन ओवर फाइव ऑफ ई एफ ऑफ के आएगा। फाइव ऑफ ई क्या है, ये वाली चीज है, एफ ऑफ के क्या है, ये वाला चीज है। तो ये क्या बनेगा, ये केस नंबर थ्री, केस नंबर फोर बनेगा, फिर ये केस थ्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखें इसका जब आप पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालेंगे तो वो क्या आएगा, ये आएगा। तो देखें उसका जब आपने होमोजीनियस सोल्यूशन फाइंड करेंगे ना, वो ये आएगा। अब ये उसका होमोजीनियस सोल्यूशन आ गया जो मैंने अभी एग्जाम्पल लिखा है। और पर्टिकुलर सोल्यूशन कैसे आएगा, वन ओवर फाइव ऑफ ई एफ ऑफ के, ये फाइव ऑफ ई है और ये एफ ऑफ के है, सही है, ये एफ ऑफ के है। ए यहाँ पर कितना है, फोर है हमारे पास। अब आप मल्टीपल थ्योरम यूज करेंगे, जिसको पहले मैं शिफ्ट थ्योरम कहता था। मल्टीपल थ्योरम यूज करेंगे तो ई को किससे रिप्लेस करेंगे, ए ऑफ ई से। ए ऑफ ई का मतलब है मैं फोर ई से रिप्लेस करूंगा ई को, तो ई को मैंने फोर ई से रिप्लेस कर दिया। और अब इस 4k को मैं यहाँ लिख सकता हूँ, इस 4k को मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो ये मेरे पास रिजल्ट आ गया। फिर मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ये रिजल्ट आ गया। अब ये देखिए, आप 4k को तो आप भूल जाएं, इस रिजल्ट को देखें, ये क्या है, दिस इज केस नंबर थ्री है। केस नंबर थ्री में पहले किससे सॉल्व करते हैं, ई को वन प्लस डेल्टा से रिप्लेस करते हैं। मैंने रिप्लेस कर दिया और फिर सिंप्लीफाई किया तो ये रिजल्ट आया, और फिर ये रिजल्ट आया। अब यहाँ पर प्लस टू आ रहा है, तो आपको क्या बताया था, प्लस टू होता है तो उसको उसी के साइन के साथ कॉमन कंसिडर करते हैं। मैंने कॉमन कंसिडर कर लिया, 4k ओवर 2 आ गया, इसकी जगह 1 आ गया, और ये वाली दोनों एक्सप्रेशन 2 से डिवाइड हो गई। और ये देखें के स्क्वायर प्लस के प्लस 5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ कि इसमें आप माइनस के और प्लस के नहीं, ये के स्क्वायर माइनस के प्लस 5 है, तो के स्क्वायर माइनस के किसके इक्वल होगा, के2 के इक्वल होगा, और 5 मैंने एज लिख दिया है, तो ये पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद इस रिजल्ट को मैंने इनवर्स की फॉर्म में लिखा है। ये आप ये देखें, मैंने इसको इनवर्स की फॉर्म में लिखा है। आप ही कहेंगे कि सर डिनोमिनेटर में यहाँ पर 2 था, वो 2 क्यों नहीं आ रहा। 2 इसलिए नहीं आ रहा कि देखें, जब आपने इन दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे ना, इन दोनों को 2 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 6, इसलिए वो 2 से डिवाइड हो गया और वो नजर नहीं आ रहा। और फिर आप क्या करते हैं, इस रिजल्ट को इनवर्स की फॉर्म में लिखते हैं। मैंने इनवर्स की फॉर्म में लिख दिया, और यहाँ पे 4k ओवर 2 एज इट इज है, और ये जो था के स्क्वायर माइनस के प्लस 5, वो ये फैक्टोरियल पॉलिनोमियल बन गया। अब आपका जो है यहाँ पे 1 प्लस एक्स का फार्मूला बन रहा है। देखिए ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये कंप्लीट, ये आपका x है। तो 1 प्लस एक्स के फार्मूले में क्या होता है, ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव होती है। तो देखें कैसे लिखेंगे, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। अब क्योंकि यहाँ पर k की पावर मैक्सिमम 2 आ रही है, तो मैं सिर्फ सेकंड ऑर्डर तक एक्सपेंड करूंगा, बाकी टर्म्स को इग्नोर कर दूंगा। तो देखें मैंने वही किया, 1 एज इट इज लिखा, इस वाले रिजल्ट को मैंने एज इट इज लिखा। यहाँ से देखें a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले में, a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले में a स्क्वायर में डेल्टा की पावर 4 आएगी, 2ab टर्म में डेल्टा की पावर 3 आएगी, और जो आपका b स्क्वायर वाली टर्म आएगी वो आएगी 36 डेल्टा स्क्वायर। तो देखें ये 36 डेल्टा स्क्वायर है, बाकी और टर्म्स आप डिलीट कर देंगे क्योंकि उनमें डेल्टा की पावर मिनिमम 3 आएगी। फाइनली
फिर मैंने इनमें डेल्टा स्क्वायर वाली टर्म्स को ऐड कर लिया, ये रिजल्ट आ गया। अब फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है, मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, एज इट इज आया। जब डेल्टा को इस पर अप्लाई करेंगे तो डेल्टा K2 का रिजल्ट कितना आएगा 2K1, और 5 पर अप्लाई होगा तो 0 आएगा। फिर 20 एज इट इज डेल्टा स्क्वायर K2 कितना आएगा, क्योंकि दोनों की पावर सेम है तो 2 फैक्टोरियल आएगा। और जब डेल्टा स्क्वायर 5 पर अप्लाई होगा तो आंसर कितना आएगा 0 आएगा, क्योंकि इसकी पावर 2 यूनिट ग्रेटर है। फिर आप K2 को K स्क्वायर माइनस K लिख देंगे, 5K है, K1 की जगह K लिख देंगे। इन सबको आपने ऐड कर लिया है तो ये आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल गया है, ये हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन हो गया। फाइनली जनरल सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, होमोजीनियस सोल्यूशन, पर्टिकुलर सोल्यूशन, और आप इन दोनों का सम कर दें तो ये मेरे पास सोल्यूशन आ गया है। देखें ये एग्जाम्पल 3 होमवर्क लिखा है, ये एक्सरसाइज में ही है, वहां से क्वेश्चन तो आप सब को मैं ही पूछता हूँ क्वेश्चन, मैं ही बताऊंगा। बताएं ये वाला क्या है। पहले तो ये नॉन होमोजीनियस है सबके सब, ये नॉन होमोजीनियस है। और ये वाला क्या है, केस नंबर 1 है, एक्सपोनेंशियल केस है। ये वाला क्या है 4K, ये भी एक्सपोनेंशियल केस है, ये भी एक्सपोनेंशियल केस है। क्यों, क्योंकि 5 इंटू 1K लिख सकते हैं, 5 इंटू 1K लिखेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल केस से सॉल्व हो जाएगा, सही है। तो 5 इंटू 1K। फिर ये क्या है, ये केस नंबर 2 है, ये ऑसिलेटिंग केस है, ये ऑसिलेटिंग फिनोमेना है। ये क्या है 5, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, 5 इंटू 3K, तो 5 तो कांस्टेंट है, इसको तो आउटसाइड आप कर देंगे तो ये एक्चुअली केस नंबर 1 है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल केस है 3K। फिर ये वाला क्या है, ये केस नंबर 4 है। तो यहाँ पर A कितना है, A2 है, A2 है। और फिर और G ऑफ K क्या है, ये पॉलिनोमियल है, तो इसका मतलब ये केस नंबर 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप इसको केस नंबर 3 से सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका जो है ये सेकेंड पार्ट और इसकी तमाम एग्जाम्पल कंप्लीट हो गई हैं। आप लोग अगर मुझसे कोई क्वेश्चन इस सेकंड पार्ट में से पूछना चाह रहे हैं, कोई चीज रिवाइज करवाना चाह रहे हैं तो मुझे बताएं जरा, तो मैं रिवाइज कर देता हूं, वरना फिर हम पेपर पैटर्न की तरफ चलेंगे। तो ये देखें चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, ये मैं आपको दिखाऊं, ये सेकंड पार्ट शुरू हो गया, मगर सेकंड पार्ट आप लोगों का ये पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। तो फिर इसके बाद इसकी एक्सरसाइज है। नूर खान को एक्सरसाइज सॉल्व करने में बड़ी प्रॉब्लम थी, इन्होंने बताया कि अब इतना कम टाइम रह गया कैसे सॉल्व करें। अब मगर जाहिर बात है मैं आपको इसमें में से कोई चीज़ दी तो नहीं है, आप इसमें से सब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे। जो सिमिलर हो उनको इग्नोर कर दीजिएगा, जो बाकी हो उनको डायरेक्ट आप सोल्यूशन करके अपने पास कर लीजिएगा। ये देखें कितनी अच्छी तरह से लिखे हुए हैं, इनके सॉल्यूशंस भी लिखे हुए हैं। आंसर में 10% में तो मिस्टेक भी होगी। फिर ये न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन है। और आपके इनमें अप्लाइड प्रॉब्लम ज़्यादा आने के चांसेस हैं, जैसे ये अप्लाइड प्रॉब्लम है, इन्हीं तरह की अप्लाइड प्रॉब्लम होगी, मगर फॉर्मूला ही वही सेम होंगे। देखें ये भी अप्लाइड प्रॉब्लम है, ये सब आखिर की अप्लाइड प्रॉब्लम चल रही है। तो आप लोग कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? और मुझे बताएं सेक्शन बी वाले जो स्टूडेंट हैं वो आ गए हैं या नहीं आए? सेक्शन बी सर आ गए। सही है। तो आप लोग कोई क्वेश्चन पूछना नहीं चाह रहे हैं? देखें ये कल मैंने चैप्टर नंबर जो 3 था, जो कि लास्ट चैप्टर था, इसको मैंने मॉडिफाई करके कंप्लीट करके गूगल क्लास में आप लोगों को शेयर कर दिया है, तो वहां से आप इस चैप्टर को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका फिर जो इसकी 36 MB बन रहा था, मैंने फिर इसको रिड्यूस किया इसके साइज को, तो वो अब 12 MB में है, तो आप लोग आसानी से फौरी तौर पर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मैं इस चैप्टर को फेयर करने वाला था, ये वाला पेज मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया है, और ये फिलहाल मैं अभी एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा हूँ। तो बाकी ये सब चीज़ें फिर हमने आपको एक्सप्लेन कर दी थी। ये होमोजीनियस है, होमोजीनियस बहुत आसान होते हैं सोल्व करना, बस ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करें, रूट लिखें, रूट्स की नेचर को चेक करके सोल्यूशन लिख दें। और फिर ये जो है ये नॉन होमोजीनियस है, इसमें आपने 4 केसेस स्टडी किए हैं कि या तो वो एक्सपोनेंशियल केस होगा, एक्सपोनेंशियल में भी फिर 2 केसेस बनते हैं कि फाई ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा या फाई ऑफ ए 0 के इक्वल होगा। और जब फाई ऑफ ए 0 होगा तो फिर आपने इसमें लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक केस देखकर सोल्यूशन लिखना है। केस नंबर 2 जो है वो ऑसिलेटिंग फिनोमेना है। ऑसिलेटिंग फिनोमेना को सॉल्व करने की ट्रिक आपको क्या बताइए कि ऑसिलेटिंग फिनोमेना को एक्सपोनेंशियल फिनोमेना में कन्वर्ट कर दें बाय राइटिंग रियल और इमेजिनरी पार्ट की फॉर्म में।
और जब ये एक्सपोनेंशियल में सोल्व हो जाए तो इसको एक्सपोनेंशियल के मेथड से सोल्व कर लें। और यहाँ पर जो ए बनता है, क्योंकि ई को ए से रिप्लेस करना होता है, वो ई आयोटा बी बनता है। हमारे पास बी अक्सर केसेस में 0 रहा है, तो बी हमारे पास 1 रहा है अक्सर केसेस में। तो ये केस नंबर 2 था आसान। थर्ड केस क्या होता है, मगर थर्ड केस से पहले मैंने आप लोगों को फैक्टोरियल पोलिनोमियल बताया। फैक्टोरियल पोलिनोमियल में आपको कहा कि जब आप केस नंबर 3 इवेल्युएट कर रहे होंगे, उसमें ये 3 फार्मूला बहुत यूजफुल रहेंगे। नंबर 1 फार्मूला कि डेल्टा के एन किसके इक्वल होता है, एन के एन माइनस 1। नंबर 2, जब दोनों की पावर सेम हो जाए तो पावर का फैक्टोरियल होगा, और अगर ऑपरेटर की पावर एक यूनिट भी ग्रेटर होगी तो आंसर 0 आएगा। तो पहला ये, दूसरा ये सेम पावर वाला, और अगर एक पावर भी ग्रेटर हो ऑपरेटर की तो आंसर 0 आएगा। और फिर आपको ये बताया था कि ये जो फॉरवर्ड ऑपरेटर है ये सिर्फ फैक्टोरियल पोलिनोमियल पर अप्लाई होता है, ऑर्डिनरी पर अप्लाई नहीं होता। इसलिए पहले हमने ऑर्डिनरी को फैक्टोरियल में कन्वर्ट किया और फिर हमने उन पर ये ऑपरेटर अप्लाई किया है, और जो आंसर आया वो फैक्टोरियल में आया, मगर उन फैक्टोरियल को दोबारा हमने ऑर्डिनरी में कन्वर्ट कर लिया। तो केस नंबर 3 क्या होता है कि ये पोलिनोमियल इन के होता है, जिसमें आपको पहला स्टेप ये बताया ई को 1 प्लस डेल्टा से रिप्लेस कर दें, और फिर यानी कि इस 1/5 ऑफ ई को इनवर्स की फॉर्म में लिखें। जब आपको इसको इनवर्स की फॉर्म में लिखेंगे ये ऑलवेज कन्वर्ट हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स 1/1 प्लस एक्स के फॉर्मूले में, उससे एक्सपेंड कर दें। मीनवाइल आप एफ ऑफ के को, जो कि पोलिनोमियल इनके है, इसको फैक्टोरियल पोलिनोमियल में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि ये फैक्टोरियल पोलिनोमियल में कन्वर्ट होगा तो इसकी कोई ना कोई पावर होगी। तो जब आप इसको इनफाइनाइट सीरीज ऑफ डेल्टा की फॉर्म में एक्सपेंड कर देंगे तो डेल्टा की पावर बस उतनी ही कंसिडर कीजिएगा जितनी इसकी फैक्टोरियल पोलिनोमियल की पावर आएगी, क्योंकि उससे हायर पावर जो डेल्टा की होंगी उनका डिफरेंसेस विद एफ ऑफ के वो 0 हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है ना कि अगर ऑपरेटर की पावर 1 यूनिट भी ग्रेटर हो तो आंसर कितना हो जाता है, 0। फाइनली जो आंसर आएगा वो फैक्टोरियल पोलिनोमियल में आएगा, उसको ऑर्डिनरी में दोबारा कन्वर्ट कर लीजिएगा, आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल जाएगा। और इसके लिए ये स्टेप आपको ये भी बताया था, ये याद रखिएगा, k1 किसके इक्वल होता है, के, और के स्क्वायर किसके इक्वल होता है, के स्क्वायर माइनस के इक्वल होता है। फिर हमने इसकी एग्जाम्पल करी है, 2 एग्जाम्पल करी थी। इसमें पोलिनोमियल 9k स्क्वायर था, और इस वाले में पोलिनोमियल के स्क्वायर माइनस के था, के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 था। फिर केस नंबर 4 आपको बताया था कि केस नंबर 4 इटसेल्फ कोई केस नहीं है, बल्कि ये केस 1, 2, 3 में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर अप्लाइंग मल्टीपल थ्योरम। मल्टीपल थ्योरम के बाद बस अकॉर्डिंग टू जी ऑफ के ये केस 1, 2, 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर जी ऑफ के एक्सपोनेंशियल केस है तो ये केस 1 बनेगा, जी ऑफ के साइन को साइन है तो ये केस 2 बनेगा, अगर जी ऑफ के पोलिनोमियल है तो ये थर्ड केस बन जाएगा। और मल्टीपल थ्योरम आपसे क्या कहता है कि ई को किससे रिप्लेस कर दें, ए ऑफ ई से रिप्लेस कर दें, और फिर आप ए ऑफ के को इस तरफ लिख सकते हैं। तो ए ऑफ के को मैंने यहाँ पर लिख दिया और ये बन गया 1/5 ऑफ ए ऑफ ई, ये केस नंबर 4। और इसके बाद ये केस नंबर 4 जो है ये केस नंबर 1, 2, 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कन्वर्ट हो गया और फिर अब आप इसको सोल्व कर लेंगे। तो फिर हमने इससे रिलेटेड भी 2 एग्जाम्पल कर ली, और फिर ये यानी अदर एग्जाम्पल भी हमने करी है, आप देख रहे हैं। ये दूसरी एग्जाम्पल की, अगर आपके पास 3 यानी कि फंक्शन का सम हो, यानी इस सूरत में, तो ये भी एक्सपोनेंशियल, ये भी एक्सपोनेंशियल, और यहाँ आपको बताया था यहाँ 1k लिखेंगे, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। फिर इसके बाद एक एग्जाम्पल और हमने ये वाली कर ली थी, फिर ये वाली चीज़ें डिस्कस करी हैं, और फिर आपका ये पार्ट 2 स्टार्ट हो जाता है, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। इसमें आपको बताया था कि यानी कि 3 पार्ट्स हैं, एक फॉरवर्ड है, एक बैकवर्ड है और एक सेंट्रल है। फॉरवर्ड नियर द इनिशियल टेबल, बैकवर्ड नियर द एंड ऑफ द टेबल, और सेंट्रल फॉर्मूलाई नियर द सेंटर ऑफ द टेबल के लिए वैलिड होते हैं। जो फॉर्मूला जिनमें 1, 1 आएगा, तो वो जो जिनमें 1 और 2 आएगा वो किसी भी जनरल पॉइंट्स के लिए होंगे, और जो 3, 4 आएगा वो पर्टिकुलर पॉइंट्स के लिए होंगे। और देखें 1 और 2 का मतलब, यानी जब मैंने इसको देखें F1 का है तो F1 में 1 क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा। देखें dy/dx का ये जो फार्मूला बना था F1 1 क्या इंडिकेट, F तो इस चीज को वो इंडिकेट कर रहा है कि ये फॉरवर्ड फार्मूला है, इसलिए मैंने F लिखा है, सही है। और 1 किस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर है। फिर देखिए मैंने F2 लिखा था, F किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉरवर्ड को, 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये सेकंड ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से ये F3 में, क्योंकि ये ऑड नंबर है तो यहाँ पर ये F तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये फॉरवर्ड है। 3 का मतलब आप इसको ऑड ले लें, ऑड को यहाँ पर 3 को 1 के इक्विवेलेंट लें तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, बट एग्जैक्टली इनिशियल पॉइंट को। F4 जो है फॉरवर्ड फार्मूले को, और 4 का मतलब क्या है कि ये सेकंड ऑर्डर फार्मूले को
रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सेकंड ऑर्डर है, यहाँ मैंने लिखना भूल गया हूँ, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जैक्टली एट इनिशियल पॉइंट को। इसी तरह से B1 मीन बैकवर्ड फार्मूला है जो कि नियर एंड ऑफ द टेबल के लिए वैलिड है। 1 का मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा। B2 का मतलब जो होगा बैकवर्ड एंड सेकंड ऑर्डर होगा जो कि नियर द एंड ऑफ द टेबल के इक्वल होगा। B3 में B का मतलब वही कि ये बैकवर्ड है, एंड 3 का मतलब क्या होगा कि आप 3 को 1 के इक्विवेलेंट लेंगे तो ये फर्स्ट ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा। B4 में बी का मतलब वही बैकवर्ड और 4 का मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बट एग्जैक्टली एट फाइनल पॉइंट पर होगा। ये फिर सेंट्रल के फॉर्मूलाज है। C4 सेंट्रल होगा, 1 का मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया। C2 में क्या होगा, C4 सेंट्रल एंड 2 का मतलब क्या होगा कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। इसी तरह से अगर आपके पास C3 C4 जो है वो एग्जैक्टली एट सेंट्रल पॉइंट पर रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, तो ये सेंट्रल पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे एग्जैक्टली एट सेंट्रल पॉइंट। फिर हमने एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल 1 जो है ये फॉरवर्ड फार्मूला के लिए हमने डिस्कस किया था कि 1.1 ये देखें यहाँ नियर द इनिशियल ऑफ द टेबल आएगा, नजर नहीं आ रहा आपको तो, मगर ये 1.1 यहाँ पर है, इसके लिए हमने F1 F2 यूज किया था। और 1.0 एग्जैक्टली इनिशियल पॉइंट है, इसके लिए F3 F4 यूज किया था और फिर फॉरवर्ड टेबल बनाया था। इस वाले फार्मूले में 1.8 और 2.0, 1.8 नजर आपको नहीं आ रहा तो इसके लिए आप B1 B2 यूज करेंगे और 2.0 एग्जैक्टली फाइनल पॉइंट है तो आपने इसमें फाइनल यानी B3 B4 यूज किया था। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल में उन्होंने आपसे एग्जैक्टली 0.6 पर बात करी थी। एग्जैक्टली 0.6 जो है वो सेंट्रल पॉइंट है तो आपने इसमें क्योंकि एग्जैक्टली सेंट्रल पॉइंट है तो C3 C4 यूज किया था। ये नियर द सेंटर पॉइंट नहीं है, नियर द सेंटर पॉइंट जनरल पॉइंट नहीं है बल्कि एग्जैक्ट सेंट्रल पॉइंट है, इसलिए हमने C3 C4 यूज किया था। तो यहाँ पर आपका जो है ये यानी कि कंप्लीट हो गया है ये चैप्टर, यानी ये पार्ट कंप्लीट हो गया। और फिर ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में भी फिर 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट डिफरेंस इक्वेशन है, डिफरेंस इक्वेशन में भी 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन है, बस इसमें आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन के बाद रूट्स फाइंड करने होते हैं और फिर ये इनके आंसर भी हैं। फिर ये नॉन होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन है, आप देख रहे हैं ये वाला केस 4 होगा, ये केस 1 होगा, ये भी केस 1, ये भी केस 1, ये भी केस 1, ये भी केस 1। 5 का मतलब होगा 1 के, यहाँ पर 10 लिखा है, 10 का मतलब भी 1 के। यहाँ पे मैंने नोटेशन चेंज कर दिए, के की जगह मैंने एन लिख दिए कि आप नोटेशन से भी फेमिलियर हैं। यहाँ पर भी एन की जगह के की जगह मैंने एन लिख दिया है तो 3n, तो ये 3k बनेगा। 3k का मतलब ये केस नंबर 3 होगा पॉलिनोमियल, और 4k का मतलब क्या होगा, ये 1k होगा। तो ये केस 1 भी बन सकता है, केस 3 भी। एक्चुअली ये जो आप देख रहे हैं ना 5 10 4, आपके पास 2 चॉइसेस है, मगर मैंने केस 1 क्यों कह रहा हूँ क्योंकि केस 1 इजी केस होता है, पॉलिनोमियल डिफिकल्ट केस होता है। तो आप इसको 5 को k की पावर 0 भी लिख सकते हैं, 5 इंटू k की पावर 0। k की पावर 0 का मतलब क्या हुआ, केस नंबर 3, क्योंकि ये पॉलिनोमियल केस है। अगर आप इसको 1 की पावर k भी तो लिख सकते हैं, तो फिर ये केस 1 बन गया। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको 1k देखते हैं या k की पावर 0। अगर 1k लिखेंगे तो केस 1 बनेगा, k की पावर 0 लिखेंगे तो ये केस 3 बनेगा, पॉलिनोमियल केस। मगर पहला केस आसान होता है इसलिए मैं आपको पहला केस रेफर कर रहा हूँ, वरना ये केस 3 भी बन सकता है। ये वाला क्या बनेगा, पहले केस 4 बनेगा फिर केस 3 बनेगा, ये भी केस 4 केस 3 बनेगा। ये सेकंड केस बनेगा ऑसिलेटिंग फिनोमेना, ये भी सेकंड केस ऑसिलेटिंग फिनोमेना, ये भी ऑसिलेशन, 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 और ये पॉलिनोमियल केस बनेगा। तो यहाँ पर देखें हमारा ये कंप्लीट हो रहा है। आप लोग कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं तो मैं अब आप लोगों को जो है यानी पेपर पैटर्न की तरफ लेकर चलता हूँ। तो देखें मैं अब पेपर पैटर्न ऑन कर रहा हूँ और आप सब मुझे बताइएगा आप लोगों को ये पेपर पैटर्न नज़र आ रहा है यानी। अब मैं शेयर करने लगा हूँ। देखें आप लोगों को ये पेपर पैटर्न नज़र आ रहा होगा, कलरफुल मैंने ये बनाया है। तो आप लोगों को देखेंगे मैं पेपर पैटर्न क्लियर कर दूँ, चाहे पेपर एग्जाम आपका ऑनलाइन हो या फिजिकल हो, पेपर पैटर्न आपका यही रहेगा। पेपर पैटर्न ये है, देखें 2021 आपका एग्जाम चल रहा है, बैच आप लोगों का 17-18 है। एग्जाम की डेट जो भी हो, टोटल मार्क्स आपके 60 हैं। आपने ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने और नीट क्लीन क्लियर और एक्सलेंट प्रेजेंटेशन जो है वो आपको और ज़्यादा अच्छे नंबर, और अगर आप उसमें गुड कंक्लूजन और कमेंट्स आपके बहुत अच्छे हों और कुछ आप उसको रिलेट करना चाहें किसी और चीज़ से, मगर वो बेस्ट रिलेट हो,
वो वसवसे नहीं होने चाहिए कि अपने पास के ख्यालात, बल्कि एक वाकई एक फैक्ट को, एक फिजिकल फिनोमिना को रिलेट कर रहे हो तो अच्छे हैं। अच्छा, तो फिर आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 1 किससे बन रहा है, देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 से, एरर एनालिसिस। चैप्टर नंबर 1 का नाम एरर एनालिसिस एंड डिफरेंस ऑपरेटर, ये मैंने लिख भी दिया है। और चैप्टर नंबर 4 से बनेगा। याद रहे इन्हीं दोनों चैप्टर से मिड टर्म हुआ था, तो क्योंकि हमने पूरे चैप्टर से ही पेपर बनेगा, तो इसलिए इन दोनों चैप्टर को मिलाकर मैं सिर्फ एक क्वेश्चन बना रहा हूँ, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 4 से। चैप्टर 4 का मतलब क्या है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। मगर इसमें आपके लिए गुड न्यूज ये है कि मैं इन दोनों चैप्टर से ये वाले जो एक्सरसाइज के प्रॉब्लम है ना, मसलन चैप्टर 1 में जहां पर डिफरेंस ऑपरेटर की क्वेश्चन है, ये मैं आपको एग्जाम में इंक्लूड नहीं कर रहा। तो वो तमाम क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 में जो कि डिफरेंस ऑपरेटर से रिलेटेड होंगे, उन सबको मैं एग्जाम में इंक्लूड नहीं कर रहा, आप उनको छोड़ दीजिएगा। यानी हाफ ऑफ द क्वेश्चन तो डिलीट हो गए, क्योंकि डिफरेंस इक्वेशन के हाफ ऑफ द, सिर्फ उससे पहले वाले के क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। उस पहले वाले में भी बहुत सारे तो बहुत ईजी हैं, जो कि आपको मालूम है वो एग्जाम में आने ही नहीं है, तो सिर्फ तो डिफरेंस ऑपरेटर में इंक्लूड नहीं कर रहा है। इसी तरह से चैप्टर नंबर 4 में न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके भी 2 पार्ट्स हैं। आप सबको मालूम है ना, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में कौन कौन से 3 मेथड स्टडी किए थे, एक ट्रेपेजॉइडल मेथड, सिम्पसन 1/3 मेथड और सिम्पसन 3/8 मेथड। तो मैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा, तो मैं चैप्टर 4 का भी मैंने हाफ ऑफ दी पार्ट जो है वो इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में इंक्लूड नहीं कर रहा। तो जिसका मतलब यह है कि ट्रेपेजॉइडल, सिम्पसन 1/3, सिम्पसन 3/8 मेथड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो इंक्लूड नहीं है, सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन की क्वेश्चन इंक्लूड है। तो ये आपका इन दोनों से, यानी चैप्टर 1 और 4 से, जिनसे मैंने हाफ हाफ जो है वो इंक्लूड को नहीं करा है, वो आपका एक क्वेश्चन बनेगा और ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और इसमें ए बी पार्ट्स होंगे। आप देख रहे हैं ग्रीन कलर से ए बी पार्ट्स होंगे। फिर आ जाए क्वेश्चन नंबर 2, ये चैप्टर नंबर 5 यानी इलिप्टिक इंटीग्रल और चैप्टर नंबर 6 इलिप्टिक इंटीग्रल से मिलेगा। ये भी 12 नंबर का क्वेश्चन होगा, ए बी पार्ट्स होंगे। आप सब समझ जाएं, ए पार्ट जो है वो इलिप्टिक इंटीग्रल से हो सकता है, बी पार्ट जो है वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल। जी, हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल इंटीग्रल का चैप्टर है ना, उनमें क्वेश्चन नंबर 12, 11 और 10 का पार्ट 3 नहीं हुआ। बड़ी कोशिश की, 10 दिन लग गए, नहीं हुआ। लेकिन किसका? इलिप्टिक इंटीग्रल का? इलिप्टिकल इंटीग्रल का 12, 11 और 10 का पार्ट सी। अच्छा, फिलहाल तो देखे मैं कुछ कह रहा नहीं हूँ, मगर मुझे कुछ अंदाजा होता, यानी 11, 12 और आपने क्वेश्चन कहे हैं, ये मुझे जो है ना अपने सीआर के थ्रू बता दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि ये मे भी एग्जाम में इंक्लूड ना हो, मगर अगर किसी ने भी कर लिए होंगे तो ये एग्जाम में इंक्लूड है, आप किसी और से पूछिएगा। फिलहाल तो मैं ये नहीं कह रहा। सर किसी से नहीं हुए। अच्छा, भारत में जी सर मैंने भी ये क्वेश्चन ट्राई किया था, क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 और 10 और 11 के कुछ पार्ट्स हो गए, लेकिन कुछ बिल्कुल नहीं हो रहे जो नूर खान कह रहे हैं। मेरा भी अच्छा खासा टाइम, 12 एक ही पार्ट है, 12 के 2 पार्ट है, दोनों ही नहीं हुए। 11 का भी नहीं हुआ, 10 का पार्ट सी नहीं हुआ, खाली बाकी सारे हो गए। यस सर, देखिए आप और 11 के का पार्ट ए भी हो चुका है, सी नहीं हुआ सर। अच्छा, तो देखें 10 का पार्ट सी नहीं हुआ, 10 का पार्ट सी नहीं हुआ और 12 का, और 12 10 का पार्ट सी। देखें 10 का तो पार्ट सी और 12 का कौन सा पार्ट है? 12 की पार्ट में। अच्छा, 12 का और 11 का भी पार्ट? 11 का एक ही क्वेश्चन है, वो भी नहीं हुआ। अच्छा, सही है। तो देखें, हो सकता है कि मैं इनके हिंट आप लोगों को जो है ना अपलोड कर दूं, तो अगर मैंने हिंट अपलोड कर दिया या किसी को बता दिया तो फिर तो ये इंक्लूड है, और अदरवाइज जब भी मैं आपसे कुछ कह रहा नहीं हूं कि ये इंक्लूड है यानी, वो आपने खुद ही देखना है, कुछ किसी ना किसी तरह से करें। तो जी, 10 के पार्ट में अगर हम इमेजिनरी साइड पे चले जाएं तो सॉल्व हो जाएगा। देखिए अगर सोल्व होकर आपके पास आंसर आ रहा है ना, तो मैं उसको बेस्ट ही मानूंगा। अगर आंसर आ रहा है, आप इमेजिनरी से कर रहे हैं, तो मुझे कोई एतराज नहीं है, बशर्ते कि वहां इमेजिनरी ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हो। मैं लगा चुका हूं, मसला ये वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा। तो बहरहाल अभी हम आगे चलते हैं। मैंने आंसर दे दिया है कि मेरे आंसर ये है कि नो कमेंट्स, कोई मैंने कमेंट्स नहीं किए कि मैं इंक्लूड कर रहा हूं या नहीं कर रहा, बस आपको करने थे। हो सकता है कि मैं बस ये करूं कि आपकी हेल्प के लिए मैं इनकी हिंट अपलोड कर दूंगा गूगल क्लास में, जहां पर आपकी हिंट देख लीजिएगा, या उनके सोल्यूशन मुझे मिल गए तो मैं सोल्यूशन अपलोड कर दूंगा। बस मैं ये कह रहा हूँ, और अगर क्लियरली कहना होगा कि मैं कोई इंक्लूड कर रहा हूँ कोई नहीं कर रहा, वो मैं सीआर के थ्रू आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। अच्छा, अब आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 इन दोनों चैप्टर से बनेगा। क्वेश्चन 3 चैप्टर नंबर 7 से बनेगा, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, जो कि सबसे लार्ज यानी कि चैप्टर है। इससे बनने तो कम से कम 1.5 क्वेश्चन चाहिए थे, मगर क्योंकि पहले हम 7 क्वेश्चन बनाते थे
तो उस वक्त तो 1.5 क्वेश्चन बना देते थे, मगर अब जो है 1.5 क्वेश्चन बनाना इतना इजी नहीं होता। तो इससे मैं सिर्फ एक क्वेश्चन बना रहा हूँ, मगर इसमें मैं आपको ये बेनिफिट दे रहा हूँ जिस पर आप में से मुझे मालूम है कोई थैंक्स नहीं कहेगा, वो ये है कि मैं कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन को इंक्लूड नहीं कर रहा है। मैं आपको कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन कन्फॉर्मेलिटी में इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। तो कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन लाइन मतलब इक्वेशन निकालते थे, ट्रांसफॉर्म करते थे। हाँ बिल्कुल, ये वही है कन्फॉर्मल, जिसमें आपने लाइन को सर्किल में, सर्किल को लाइन से कन्वर्ट करते थे। तो ये भी एक अच्छा खासा लेंदी पार्ट है, तो ये मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। तो कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूड नहीं है। तो इंक्लूड क्या है? इंक्लूड देखें ये कि वही लिमिट और कंटिन्यूटी के या एनालिटिसिटी के प्रॉब्लम आ जाएंगे। और एनालिटिसिटी में आपसे मैं बाज़ औक़ात कहता हूँ कि प्रूव करें यू जो है वो हार्मोनिक है और इसका मिसिंग जो फंक्शन वेरिएबल फंक्शन का कंपोनेंट होता है वी, वो डिटरमिन करें, ये वाला क्वेश्चन होगा। और बाकी फिर आ जाए कंटोर इंटीग्रल में। तो देखिए कंटोर इंटीग्रल में शुरू में मैंने आपको कॉन्जुगेट हाँ, यानी कि कॉन्जुगेट फंक्शन की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही आपने याद दिलाया कि कॉन्जुगेट फंक्शन डिटरमिन करना होता है। फिर कंटोर इंटीग्रेशन में आ जाए। कंटोर इंटीग्रेशन में भी जो असल क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो इसके आएंगे, जो कंटोर इंटीग्रेशन टाइप 1, टाइप 2, 3 है। ये भी मैंने आपको अच्छी खासी बातें बता दी कि उससे पहले वाले क्वेश्चन यकीनन आपको आने चाहिए, मगर असल क्वेश्चन कंटोर इंटीग्रेशन के पूछे जाते हैं। मैं आपको अभी प्रीवियस पेपर भी दिखाने वाला हूँ, तो प्रीवियस पेपर से आपको अच्छा खासा अंदाजा हो जाएगा। मगर मेरा प्रॉमिस प्रीवियस पेपर का कोई नहीं है, मेरा प्रॉमिस ये है जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, सही है। यहाँ पर मैंने जो जनरल डिस्कशन करी है ना, सिर्फ वही प्रॉमिस है। बाकी प्रीवियस पेपर को देखकर आप ये कहें कि सर ने हमेशा कंटोर इंटीग्रेशन का दिया है, तो वो आपकी अपनी डिडक्शन होगी, कंक्लूजन होगी। मैं उससे कोई प्रॉमिस नहीं दे रहा। और यहाँ पर भी जब मैं कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट यही है कि कंटोर इंटीग्रल का कोई क्वेश्चन आएगा, मगर आपसे ये नहीं कह रहा कि वही आएगा। इसलिए मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ और मैं ये अपलोड भी कर दूंगा, मगर आप ये वर्डिंग का फर्क याद रखिएगा। और ये मेरी वर्डिंग ये पॉलिटिकल वर्डिंग नहीं, ये इंटेलेक्चुअल वर्डिंग है कि आपको एक स्कॉलर को ये मालूम होना चाहिए कि दूसरा कोई वर्ड अगर यूज कर रहे हैं तो उसकी मीनिंग क्या है। तो इम्पोर्टेंट का मतलब इम्पोर्टेंट है, कंपलसरी नहीं है कि आप समझे कि वही आना। मैं ये कह रहा हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है, अब वो मुझ पर डिपेंड करता है। तो मेरा प्रॉमिस तो यही है कि बस मैंने प्रॉमिस ये किया है कि मैं कन्फॉर्मल इंक्लूड नहीं कर रहा। हाँ, आप कन्फॉर्मल आ जाए तो आप मुझसे फिर जरा वो कह सकते हैं कि सर आपने ये प्रॉमिस किया था और ये नहीं किया था और ये आ गया। तो बाकी मेरी आपसे प्रॉमिस नहीं है, प्रॉमिस वही है जो मैंने रिटर्न में कर दिया। मगर मैं फिर भी कुछ बातें रिटर्न में नहीं की जाती वो आपको मैं बता रहा हूँ। और ये चीज़ तो पेपर पैटर्न मुझे नहीं पता वीडियो रिकॉर्ड भी करनी चाहिए थी या नहीं, मगर मैं फिर भी चलें रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अच्छा, फिर आ जाए चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि चैप्टर नंबर 2 से बनेगा। इंटरपोलेशन और कर्व फिटिंग से ये बनेगा। और इस इंटरपोलेशन और कर्व फिटिंग में हमने 5 मेथड स्टडी किए थे, अभी किए थे, आप सबको याद होगा। लेग्रांज, आर्मेथ, न्यूटन्स, क्यूबिक स्प्लाइन और लीस्ट स्क्वायर फिटिंग मेथड। तो इसमें 5 मेथड स्टडी किए थे, इसमें से भी एक मेथड में इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, आर्मेथ मेथड इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। तो अब आप लोग ये नहीं कीजिएगा, पूछिए बोलिएगा कि सर आपने पढ़ाया ही क्यों था। तो पढ़ाई क्यों था तो फिर मैं अभी इंक्लूड कर दूंगा, अगर ये बात आप लोगों ने कही, इवन एक ने भी कही तो आपको इस पर 10 थैंक्स कहना चाहिए, बजाय इसके कि आपने पढ़ाया क्यों था। ये सब कोई बात नहीं होती, और ये ना इंक्लूड करना भी कोई अच्छी बात नहीं है। मगर चले, मैंने आपको पढ़ा दिया है और आपको पूरा मेथड और उसके एल्गोरिथम सब क्लियर है, तो अब मैं इंक्लूड नहीं कर सकता हूँ इन ऑर्डर टू रिड्यूस बर्डन आप लोगों पर। तो इसलिए बस ये मैं मेथड इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट आते हैं चैप्टर नंबर 5 पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर, जो चैप्टर 3 से बनेगा। डिफरेंस इक्वेशन है, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, इसके भी 2 पार्ट्स होंगे। तो आप समझ गए, फर्स्ट पार्ट जो है वो डिफरेंस इक्वेशन से होगा और सेकंड पार्ट न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन से होगा। तो बाकी ए बी पार्ट्स में लिख रहा हूँ, मगर ए बी पार्ट्स का मतलब ये नहीं है कि ए बी ही पार्ट्स होंगे, हो सकता है किसी में ए बी सी डी पार्ट भी हो। ये तो बस एक हिंट के लिए मैंने आपसे लिखा है। तो ऑल्दो ये लिखा हुआ लग रहा है ऐसा प्रॉमिस है, मगर मैंने जब आपसे अब कह दिया है कि यहाँ पर इस प्रॉमिस का मतलब ये है कि ए बी सी एंड सो ऑन भी लिखा हुआ है। आप ये देखें तो एंड सो ऑन, जब ये डॉट डॉट लिखा है तो मैथमेटिक्स में इसका मतलब यही होता है कि और आगे हैं। तो कितने आगे, तो मैथमेटिक्स में तो इसका मतलब इन्फिनिटी तक होता है। तो हो सकता है कि मैं ए से लेकर इन्फिनिटी तक पार्ट करूं। और ये देखें एट दी एंड मैंने क्या इस तरह से ये नोटेशन पर आपको ये एंड किया है पेपर पे, और यहाँ पे कुछ छुपा हुआ आपको नजर भी आ रहा होगा, कोई विश आपको नजर आ रही है। अच्छा, अगर इस सैंपल पेपर पैटर्न को आप देख लें तो इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको एक सैंपल पेपर भी बनाकर दे दिया है, मगर वही ये सैंपल पेपर प्रॉमिस नहीं है,
प्रॉमिस ये है जो मैंने इस पैटर्न में आपको प्रॉमिस किया है, ये प्रॉमिस है। ये तो पैटर्न मैंने आपको बना दिया है कि चलें आपको और एक में पैटर्न बना दूं। ये नहीं है कि यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या वो है, क्योंकि इनमें से तो शायद अब कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि जब मैंने पैटर्न आपको बता दिया है तो आप में से तो कोई स्टूडेंट ये होगा कि वो इस पेपर को लेकर और एग्जाम के पेपर को लेकर चेयरमैन साहब के सामने जाके रख देंगे, बोलेंगे देखें जमील साहब ने हमें सैंपल पेपर भी दिया और वही पेपर भी दिया, क्या इस तरह से कोई पढ़ाता है? तो आप लोग तो ये करेंगे, आप लोग ऐसे ही करते हैं। देखिए हर क्लास में जासूस होते हैं, जासूस नहीं भी होते हैं ना तो ऐसा होता है कि हायर अथॉरिटीज के जानने वाले लोग होते हैं। वो पेपर आप वो मुझे बताएं फिर मेरी क्या वैल्यू रह जाएगी के? तो इसलिए इस सैंपल पेपर में से तो कुछ भी नहीं आना है, इसलिए बस ये जस्ट है। अब देखें उस पेपर को, क्योंकि मैं देखें इस पैटर्न के मुताबिक अगर मैंने आपको जो एक्सरसाइज दी है उन सबके कॉम्बिनेशन सोचे कितने सारे पेपर, यानी 5, 6, 10 पेपर तो इंटायरली डिफरेंट में बहुत अलग से बहुत अच्छे से बना सकता हूँ। तो बहरहाल चलें अब देखें आ जाए। ये देखें क्वेश्चन नंबर 1, ये मैंने किससे बनाया? ये चैप्टर नंबर 1 के यानी डिफरेंस ऑपरेटर से, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। ये ए पार्ट है, ये मैंने 2 नंबर का दिया है, और ये बी पार्ट है, इसमें आपसे टाइम पीरियड और ये पूछा है। और ये देखें बी पार्ट में फिर मैंने आर के मेथड आपसे कहा है कि ये कैलकुलेट करें, और ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ 0.2 एक स्टेप मैंने कैलकुलेट करने कहा होता तो ज्यादा बेस्ट होता। बहरहाल 0.4 इस वक्त लिखा हुआ है, मगर ये 2 आइट्रेशन इसमें करने का मतलब, क्योंकि एक क्वेश्चन का आपको 18 मिनट का टाइम होता है तो ये 25 मिनट तो आपके बनेंगे, तो शायद हो सकता है ये ना हो, मगर बाजों का बस ऐसे ही एक्स्ट्रा कैलकुलेशन भी दे दी जाती है ताकि स्टूडेंट को टाइम भी कुछ मैनेज करना है। तो बहरहाल ये आप ना समझे ये वाला। स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मिड टर्म आपने बहुत बड़ा बनाया था और वो बहुत लेंदी था और टाइम भी बहुत शॉर्ट था, तो सर टाइम बहुत थोड़े क्वेश्चन शॉर्ट। देखें इस बारे में मैं आपसे कुछ प्रॉमिस नहीं कर सकता, मगर इसका मतलब बस ये है कि आप अपनी पूरी क्लास से पूछें कितने स्टूडेंट ने कंप्लीट किया है। तो आपकी अगर 45 की क्लास है ना, उसको आप में 7-8 स्टूडेंट, हाँ तो बस 3 ने किया है ना, 3 ने नहीं, अगर एक ने भी कंप्लीट किया होता है ना तो पूरी क्लास को कंप्लीट करना चाहिए था। बस ये इसका आंसर है। देखें मैं आपको कुछ चीजें पैटर्न होती हैं जब आप टीचर बन जाते हैं ना उस वक्त बताई जाती है ये ट्रिक्स, मगर आप लोगों का फाइनल ईयर में मैं ट्रिक बता दूं। एक ट्रिक पेपर में ये भी होता है कि इन ऑर्डर टू स्टूडेंट को उनके मुताबिक नंबर दिए जाए, या तो आप पेपर डिफिकल्ट बना दें ताकि अच्छे स्टूडेंट अच्छे नंबर लें, बुरे स्टूडेंट बुरे लें, एवरेज लें, गुड लें। एक मेथड ये होता है। दूसरा मेथड ये होता है कि आप पेपर इजी बना दें मगर लेंथी बना दें, तो उसका बेनिफिट भी यही होता है कि जो लेजी होता है वो इजी के बावजूद भी वो पूरा कंप्लीट नहीं कर पाता, जो एक्सीलेंट होता है वो एक्सीलेंट। इसका मतलब ये है कि अगर आप 3 अपने सेक्शन में से 3 स्टूडेंट की बात करें, वो 3 ही फिर एक्सीलेंट है। उन तीनों ने उस तरह की प्रैक्टिस करी थी जो मैं चाह रहा था, इसलिए तो उन्होंने 3 सोल्व किया है। वरना फिर दूसरा मेथड ये कि मैं पेपर डिफिकल्ट कर दूंगा। तो अब कौन सा मुझे बनाना है? आप बोलते हैं ना प्रेजेंटेशन जैसे आप चाहते हैं जी, तो वो नहीं, मेरा भी पूरा हुआ तो प्रेजेंटेशन नहीं, एक ही पेन से पूरा करना पड़ा था। हाँ तो ये कमी आपको दूर करनी चाहिए थी ना, इस कमी को आपने दूर करना चाहिए था। मैंने बेस्ट यानी कि एक्सप्लेनेशन और प्रेजेंटेशन के साथ ही कंप्लीट का वो किया था। अब जो जिस लिहाज से करेगा वो, ये तमाम चीजें प्रैक्टिस पर डिपेंड करती हैं। आपने इतनी प्रैक्टिस नहीं करी तो आप वो इसी तरह अचीव नहीं कर पाए। तो बहरहाल ये मैंने आपको बता दिया, इसलिए आप इन पर कोई बात नहीं करें। बस मैंने आपसे ये दिया है कि एक स्टूडेंट ने अगर कंप्लीट किया है तो पूरे स्टूडेंट को कंप्लीट करना चाहिए था। वैसे भी मैं आप में से पूछता हूँ, सभी स्टूडेंट में से आपकी क्लास में जो फर्स्ट पोजीशन होल्डर है, आप उसको भी तो अपने ही बराबर समझते होंगे। मसलन जो एवरेज हो और जो एक्सीलेंट है, जो एवरेज कहता होगा कि ये अगर फर्स्ट आया भी तो क्या है, मुझे तो गाड़ी चलाना भी आती है, मुझे कार चलाना भी आता है, मैं पिकनिक भी अरेंज कर सकता हूँ, ये तो बेवकूफ है, तो ये तो सारा दिन पढ़ता रहता है मगर इसकी ये इनमें तो कोई स्किल्स नहीं है ना, इसको ये चीजें ना वो आती है। मुझे तो शॉपिंग करना भी आती है और ये सब भी एक फन है, मुझे तो कारोबार करना भी आता है, मुझे तो ट्यूशन पढ़ाना भी आता है, इनको तो ट्यूशन पढ़ाना ही नहीं आता। तो वो इस तरह से कहते हैं। तो आप मुझे बताएं कि आप फर्स्ट को अपने से रिस्पेक्ट देते हैं या सिर्फ नाम का रिस्पेक्ट देते हैं? दिल में तो वही होता है आप लोगों की कि यार ये मेरा कंपटीटर है। तो कंपटीटर को आप कभी भी अपने बराबर तो नहीं समझते, उससे लीस्ट समझते हैं या ज्यादा से ज्यादा बराबर। फर्स्ट को तो आप जाहिरी तौर पे वो नहीं देंगे इंपॉर्टेंस। तो इसलिए यहाँ पर भी जब एक ने कर लिया तो आप अपने आप को भी उसी तरह से कहें कि जब आप बाकी सब चीजों में इक्वल समझते हैं तो इक्वल ही होना चाहिए। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 2 देखें, एक इलिप्टिक नंबर का ये क्वेश्चन है, ये आपको आ गया है। अब ये मुझे नहीं मालूम ये 10, 11 और 12 में सही हो, तो बहरहाल ये क्वेश्चन है। और फिर ये देखें टेस्ट ऑफ द कन्वर्जेंस इम्प्रॉपर में मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है मगर मैंने 2 लिखे थे इत्तेफाक से। यहाँ वो
सेव नहीं हुआ होगा इसलिए नहीं आया। तो यहाँ पे 2 लिखे थे क्योंकि एक तो 6 नंबर का, ये 6 नंबर है, यहाँ पर 6 नंबर होने चाहिए थे, वो भी मिस्टेक है। तो बहरहाल यहाँ पर 2 मैंने लिखे थे, कम से कम 2 तो आएंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल के, क्योंकि 6 नंबर 1 नंबर तो बहुत ईजी है। फिर इसी तरह से देखें क्वेश्चन 3 में मगर इत्तेफाक से इसमें मैंने जिसका आपसे वादा किया था, वादा नहीं किया था कि वो नहीं आएगा, उसी का क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखें ये कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन का लिखा हुआ है, तो ये मिस्टेक है क्योंकि ये तो मैंने बस जी सर, ये आपने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है इलिप्टिकल इंटीग्रल का, जी शायद यही नहीं हुआ। देखें इसका फिर आपके पास ये x4 है ना, पहले इसको आपने क्वाड्रेटिक फैक्टर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आप सबको मैंने बताया था ना क्वाड्रेटिक फैक्टर क्या होता है, क्वाड्रेटिक कांस्टेंट होता है। तो आप इसको ना इस तरह से लिख सकेंगे। अब जैसे मुझे नहीं मालूम ए बी क्या आएगा, आप इसको यूं ब्रेक कीजिएगा, x² - a इंटू x² - b। अब इसमें माइनस तो मैं कह रहा हूं मगर हो सकता है x² + b x² + a भी हो सकता है, या x² + a x² - b हो सकता है। तो वही फिर आपने पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो साइन होगा, पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो सेकंड होगा, नेगेटिव नेगेटिव होगा तो 10 होगा। तो आपने इस तरह से ब्रेक करना होगा। तो इसको जो है ना, इसकी हिंट ये है, इस तरह से ब्रेक करें कि ये x² - से x + x² - b में कन्वर्ट हो जाए, ये इसकी हिंट है। अच्छा, बहरहाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में तो ये तो बिल्कुल ही मिस्टेक है, ये तो अगेंस्ट दी प्रॉमिस है, और प्रॉमिस ही होता है, तो ये क्वेश्चन नहीं है, ये मैं भूल गया था। तो इसकी जगह बस समझ लें कोई भी एनालिटिसिटी का होगा, डिफरेंशिएबिलिटी का होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा। और बहरहाल बी पार्ट में मैंने जैसे कहा कि वो कंटोर इंटीग्रेशन से रिलेटेड होगा, मैंने कंटोर इंटीग्रेशन के ये लिखे हुए। एक्चुअली ये दोनों पार्ट आप सब समझ गए, ये एक ही तरह से सोल्व होंगे, यानी एक ही मेथड से सोल्व होंगे। तो साइन कोसाइन और दोनों का ये कंटोर इंटीग्रेशन टाइप 3 है, जिसमें आप साइन हो या कोसाइन हो दोनों को एक ही तरह से सोल्व करते हैं। तो ये वाला पार्ट मैंने लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं। और इसमें देखिए 16 और 25 लिखा है, तो आपने इन्हीं को लेकर चलना है। आप ये नहीं a² b² को जो आपने एक्सरसाइज में a² b² से रट्टा लगाया था उसी तरह से सोल्व करते हैं, और आखिर में a² की जगह 16 और b² की जगह 25 लिखकर बताएं। तो ये चीज इतना मुझे लाइक नहीं करता, जो आपको प्रैक्टिकली क्वेश्चन की बिना आप उसको उसी तरह से सोल्व करें बजाय इसके कि जर्नली। फिर क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपसे कहा था ये चैप्टर नंबर 2 से बनेगा, जिसमें 4 मेथड मैंने इंक्लूड किए थे, बस आर्मित मेथड इंक्लूड नहीं किया था। तो देखें ये वाला क्वेश्चन क्यूबिक स्प्लाइन से, ये वाला बी जो है ये मैंने लेग्रांज से आपको दे दिया है 6-6। मगर आपको जो प्रॉब्लम मिलेगी वो जरा यानी अप्लाइड होगी। ये तो बहुत सिंपल से मैंने लिख दिया है, तो वो अप्लाइड होगी। अप्लाइड क्या होगी अभी नेक्स्ट पेज में आने वाला है। फिर ये मैंने डिफरेंस इक्वेशन, ये भी मैंने नहीं लिखा था, ये कुछ और है ये, मगर लगता है वो सेव नहीं हुआ तो ये वो आ गया है। तो ये वाला फिर एक डिफरेंस इक्वेशन का क्वेश्चन है, और ये वाला क्वेश्चन जो है आप देख रहे हैं ये जो है यानी क्वेश्चन है। तो ये एग्जाम्पल पूरी हो गई है, मैं आपको मगर यानी वो बताता हूँ, दूसरे वर्ड पर लेकर चलता हूँ, वहां पर आपको ये नजर आ जाएगा। अगर नहीं आए तो मुझे बताएं। बहरहाल आपको इस वक्त यही पीडीएफ नजर आ रहा है या नहीं आ रहा? यस सर। सही है। अच्छा, ये देखिए, ये मैं पिछले साल का आपको पेपर दिखा रहा हूँ। जब पिछले साल का ऑनलाइन हुआ था तो देखें उनका 30 नंबर का क्वेश्चन हुआ था, और मैंने क्वेश्चन उनको क्या दिया है देखें। द फॉलोइंग टेबल गिव्स कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ प्रेशर ऑफ अ स्टीम एट ए गिवन टेम्परेचर। और फिर मैं आपसे कह रहा हूँ मेक अ मैथमेटिकल मॉडलिंग यूजिंग लेग्रांज इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल। देखिए आपने इस डेटा को यूज करके लेग्रांज पॉलिनोमियल बनाना है। फिर क्या कह रहा हूँ, राइट पॉलिनोमियल इन सिंपलेस्ट फॉर्म। फिर क्या कह रहा हूँ, फाइंड द प्रेशर एट द टेम्परेचर 165 डिग्री, इंटरप्रेट एंड कंक्लूड योर रिजल्ट। तो फिर आपने इंटरप्रेट और कंक्लूड भी कुछ करना है। अब वो जो लिखना है वो आपकी मर्जी है। फिर देखें नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 में क्या कह रहा हूँ, द रॉकेट इज लॉन्च फ्रॉम द ग्राउंड एंड इट्स वेलोसिटी ड्यूरिंग फर्स्ट 10 सेकेंड, ये आपको गिवन है। सही है। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ स्टडी द सिस्टम यूजिंग न्यूटन इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल। आपने न्यूटन पॉलिनोमियल से इसका पॉलिनोमियल फाइंड करना है। फिर एक्सप्लेन योर इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल फिजिकली, कि उसके मतलब फिजिकली क्या हो सकता है। फाइंड द वेलोसिटी व्हेन t इज इक्वल टू 1 सेकेंड और 9 सेकेंड, इंटरप्रेट एंड गिव फाइनल रिमार्क्स ऑन योर फाइंडिंग। फिर देखें आपको मैंने ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल के क्वेश्चन है, देखें मैंने 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं और ये 5 नंबर के थे कि आपने इनके टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस कर लेंगे, पिछले साल के हैं। फिर ये देखें ये इलिप्टिक इंटीग्रल है, मैंने इलिप्टिक इंटीग्रल क्वेश्चन क्या दिया है, वहां तो सिर्फ ये लिखा था ना प्रूव करें, यहाँ देखें क्या दिया है, द स्टडी ऑफ सम मैकेनिकल सिस्टम लीड्स टू द फॉलोइंग इंटीग्रल। और फिर क्या कह रहा हूँ, ये वाला फॉलोइंग इंटीग्रल है। मैं आपसे कह रहा हूँ एक्सप्रेस दिस इंटीग्रल इनटू इलिप्टिक इंटीग्रल इफ पॉसिबल, और गिव सम साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, मे बी फिजिकल, मैकेनिकल,
एंड कंक्लूड योर रिजल्ट। ये आपका क्वेश्चन है इलिप्टिक इंटीग्रल से। फिर देखें कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल में तो इसमें तो चले एनालिटिसिटी चेक करने के दी, इसमें आपसे मैंने इमेज कह दिया, ये कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन है जो इंक्लूड है, और फिर ये कंटोर इंटीग्रल का क्वेश्चन है। तो ये देखें पिछले साल का क्वेश्चन आपको है। फिर ये क्या 2013 में जब मैंने पढ़ाया था, ये देखें उसका क्वेश्चन, उस वक्त मैंने पढ़ाया यही था जो है, मगर उस वक्त देखें मैं चॉइस कितनी ज्यादा देता था। ये ए पार्ट है, फिर ये बी है और ये सी है, और इसमें से भी आपको एक पार्ट पे निकाय एनी वन आपने करना है, और 3 पार्ट दिए उस वक्त जैसे इन सब की परमिशन थी। अब देखें इसमें से भी टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल उस वक्त भी, तो देखें 3 मैंने दिए, सिर्फ एक करना है आपको। सर और अच्छा फिर जी सर जैसे जो टेस्ट है हमारे पास, मतलब कन्वर्जन या डाइवर्जन टेस्ट है जी, वो जरूरी तो नहीं सबका मेथड सेम हो कि सोचने का तरीका अलग हो सकता है? हाँ बिल्कुल आपका डिफरेंट का डिफरेंट हो सकता है, बस करेक्ट होना चाहिए, करेक्ट होगा। तो अब मैंने कहा इसको मुझे छोटा बनाता हूँ, डाइवर्जेंस चेक करता हूँ ना इसकी, तो मैंने इसको मैंने 1 को निग्लेक्ट किया, तो मैंने कहा e पावर x हो जाएगा। हाँ अब वो e पावर x क्या है, अब मतलब इसमें जो t है वो मेरे पास -1 बन रहा है, तो इसका मतलब वो क्या डाइवर्जेंट है? सही। तो हाँ वही, इसमें तो इसका आंसर वही है कि आपने जो भी डिफरेंट मेथड यूज करेंगे, अगर वो करेक्ट होगा तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, मजीद इसके कि वो जो रिक्वायरमेंट है वो सब भी पूरे हो तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर कोई दूसरा मेथड यूज करता है तो उसमें भी उसको पूरे नंबर मिलेंगे, वो कोई जरूरी नहीं है। बहरहाल फिर इसमें देखें ये वाले तो कितने नंबर काटते हैं? देखिए वो डिपेंड करता है सिचुएशन पर, मूड पर, और पूरी क्लास किस तरह से कर दी है। देखिए बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मैंने एक डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया जिसमें मुझे मालूम है कि लोग अक्सर स्टूडेंट ना इस वाले पॉइंट पर आकर वो करेंगे, और इस पॉइंट के नंबर फर्ज करें मैंने डिसाइड कर लिए कि मैं 2.5 रखे मैंने नंबर, यानी 2.5 नंबर। तो अब पूरी क्लास में देखता हूँ, यानी मेरा ख्याल ये था कि फर्ज करें 50 स्टूडेंट है, 50 में से जो है ना इसको 20 स्टूडेंट यानी कि रोंग करेंगे, 30 स्टूडेंट करेक्ट करेंगे। मगर हुआ क्या कि 40 ने रोंग किया, 10 ने करेक्ट किया। तो अब मेरे दिल में रहम दिल ही आएगा, यानी बजाय इसके कि मैं पूरी यानी कि 40 के 2.5 कट करूं, अब मैं ये कर लूंगा कि पहले तो मैंने 2.5 सोचा था, अब मैं उसको 1.5 कर लूंगा ताकि ज्यादा लोगों का बेनिफिट हो। इन ऑर्डर अगर मैं बेनिफिट देना चाहूँ, उस क्लास का एटीट्यूड भी अच्छा रहा हो, पूरे सेमेस्टर उन्होंने तंग ना किया हो, तो फिर इस तरह से ये वेरिएंट होता है। यानी कि सेम बैच के लिए एक सेक्शन के लिए मैं स्ट्रिक्ट भी हो सकता हूँ, एक के लिए मैं नरम भी हो सकता हूँ, और ये डिपेंड करता है इस बात पर कि उनका बिहेवियर कैसा रहा है, उनके सीआर में मुझसे कमी नहीं आनी चाहिए। हमारा तो बिहेवियर बहुत अच्छा रहा। ये मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं इस पे खामोश हूँ। नो कमेंट्स, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। तो बहरहाल ये फिर आप दूसरे पेपर देख रहे हो और अब इतना टाइम नहीं है, मैं यानी यहाँ पर रिकॉर्डिंग तो स्टॉप कर देता हूँ। तो मगर चले नहीं, आप लोग मुझे ये बताएं कोई और क्वेश्चन पूछना है। इसी तरह से और भी मैंने दूसरे ईयर की ये 2015 का पेपर भी देखे, सर ये पास पेपर आप अपलोड कर दीजिएगा ना क्लासरूम पे, तो हेल्प हो जाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं अपलोड कर दूंगा, बिल्कुल आप इससे तो बेफिक्र रहें। 11:30 पे क्लास है, तो आप अगर अटेंडेंस ले लेंगे तो आसानी हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, अब मैं स्टॉप कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं स्टॉप कर रहा हूँ, और अब आप लोग अटेंडेंस। सर मिड टर्म के मार्क्स नहीं बताया आपने अभी तक? हाँ बिल्कुल, मैंने प्रॉमिस तो संडे किया था, मगर सर सबको प्रेजेंट कर दें, छोड़ें सर प्लीज। मैं नहीं कह रहा 3 क्लास और मतलब सब एब्सेंट होंगे, अच्छी बात नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये तो